धन्यवाद। और अभी की जो स्थिति है वो वोटिंग परसेंटेज अब धीरे धीरे बढ़ेगा। 11 बजे जो ऑफिशियल वोटिंग परसेंटेज है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही हर घंटे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उस वोटिंग परसेंटेज को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इसे बताने के पीछे मकसद सिर्फ एक है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में आपके एक वोट की आहुति की कितनी आवश्यकता है यह भी आप समझते रहें और इसे समझ करके वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकलें। और ललित प्रजापति लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए न्यूज इलेक्शन सेंटर से। ललित, अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए तो काफी है ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि हालांकि जो हमारे पहले 2 चरणों के मुकाबले और बढ़ेगा। जी जी, जो हमारे सहयोगी हैं वो भी मैदान में लगातार तैनात हैं। वरुण आपको नजर आ रहे होंगे देवास से, इसके अलावा भी सभी लोग तैनात हैं। वरुण, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास देवास सीट का? वरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी? दिलचस्प तरीके से दिखाने के लिए और बहुत ही ये ऐतिहासिक जगह है। मतदान को लेकर मैं स्थिति बताना चाहूंगा। 16.79% मतदान अभी तक देवास में हो चुका है। हाल फिलहाल ही महेंद्र सिंह सोलंकी अभी मतदान करने अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और देवास लोकसभा को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। वहीं पर उन्होंने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में आप देश का विकास करना चाहते हैं और हमारे लिए यह आंकड़ा जो उनका 4.25 लाख का जीत का था उससे कहीं ज्यादा बढ़कर होगा। बिल्कुल आंकड़ा बढ़ेगा, उम्मीद तो यही जता रहे हैं कम से कम बीजेपी की तरफ से। रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी ललित, मैं देवास शाजापुर जो लोकसभा सीट है उसके आगर मालवा जिले में मैं मौजूद हूँ। आगर जो विधानसभा है वो इसके अंतर्गत आती है। सुबह से ही यहाँ पर लोगों में मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया, लेकिन यहाँ पर जो गांव है सुदवास, यहाँ सकते मेरे यहाँ पर कई ग्रामीण भी खड़े हैं। ये सुबह से ही इन लोगों ने वोट नहीं डाला है। इन लोगों का कहना है कि इनके जो गांव की जो 1.5 किलोमीटर की सड़क है वो काफी सालों से ये लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे बनाया नहीं जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया था, लेकिन जो आश्वासन दिया गया प्रशासन द्वारा, नेताओं द्वारा, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू कर दी गई थी। लेकिन इस बार ये जो ग्रामीण है यहाँ पर अब तैयार नहीं है। तो कांतिलाल भूरिया तस्वीर में नजर आ रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें आपको दिखा दें जो कि झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके साथ विक्रांत भूरिया भी, उनके परिवार के सभी लोग। और लगातार जो पैनल है वो भी हमारे साथ बना हुआ है क्योंकि अब वोटिंग ट्रेंड्स आने लगे हैं और हमारे साथ राजनेता भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे तारुफ भी आपका करवा देते हैं। संगीता शर्मा कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रविंद्र दुबे आप वरिष्ठ पत्रकार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला रिएक्शन लेकिन संगीता जी आपसे लेना चाहूंगा। अब तो वोटिंग ट्रेंड्स आने लगे हैं, 8 सीटों में कहां कहां उम्मीद है? देखिए, हमें मालवा निमाड़ की वो सभी सीटों पर उम्मीद है जहां पर हमने आदिवासियों के लिए बहुत कार्य किया है और आदिवासियों का विश्वास हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है। और जहां तक इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो उदासीनता है वोटर्स के अंदर, जिस तरीके से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया, तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज भी मुझे लगता है अभी शायद 9 बजे तक कम ही रहा है, बाकी जगह पर 15-16 तक भी पहुंचा है। तो इस तरीके से हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात कही है उस मैनिफेस्टो को पब्लिक ने पढ़ा है, देखा है और समझा है, क्योंकि भाजपा का मैनिफेस्टो तो जनता के सामने है ही नहीं, जनता के सामने कुछ भी नहीं। अगर मैं भाजपा से पूछूं कि महिलाओं के लिए आपने अपने उसमें क्या दिया है मैनिफेस्टो में, तो नहीं बता पाएंगे। किसानों के लिए क्या किया है तो नहीं बता पाएंगे। युवाओं को कितने रोजगार देने की बात आपने अपने मैनिफेस्टो में कही है उन्हें नहीं पता होगा, क्योंकि केवल मोदी जी के चेहरे पर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और यदि हम मोदी जी को देखें तो मोदी जी की लोकप्रियता टोटल समाप्त हो चुकी है। उन्होंने जो 10 साल पहले और इन 10 सालों में जो वादे किए उन्हें पूरा नहीं कर पाए, जबकि कार्य ऐसे उन्होंने किए है जिससे जनता को डायरेक्ट नुकसान हुआ है। चाहे वो नोटबंदी की हो, जीएसटी लगाई हो या फिर महंगाई कम नहीं की हो, तो डायरेक्ट जनता को इसका नुकसान हुआ है। क्योंकि रोजगार भी मोदी जी नहीं दे पाए। 2 करोड़ रोजगार किया उन्होंने कहा था इन 10 सालों में उन्हें 20 करोड़ रोजगार। नहीं, मैं समझता हूँ आपको पक्ष रखना होता है। तो मोदी जी की लोकप्रियता को आपने पूरी तरह खत्म किया, ठीक है।
बट मैंने उस करंट को, चूंकि मैं कवरेज पर भी निकला था, तो मैंने कहा ना कि ठीक है आप प्रवक्ता हैं, आपको तो पूरी लोकप्रियता खत्म करनी पड़ती है, रोक रहा हूं मैं आपको। और वंदना त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बनी हुई है। वंदना जी, ये बात तो सही है, आपका 2019 का जो मैनिफेस्टो है उसमें बहुत कुछ नजर आता है, पर जो आपका 2024 का मैनिफेस्टो है उसमें सिर्फ मोदी ही मोदी नजर आता है। सांसद काम नहीं करते हैं क्या आपके? जी नमस्कार सभी को। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है। सबसे पहले तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि जाइए इस महापर्व में अपना योगदान दीजिए, इस यज्ञ में आहुति दीजिए, अपने मत का प्रयोग करिए और इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए। सरकार ने, संविधान ने आपको एक शक्ति दी है, उसका प्रयोग करिए। अब रही बात संगीता जी जिस प्रकार की बातें महिलाओं के समर्थन में बोल रही थी, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये बात बोलने वाले कांग्रेस पार्टी कैसे हो सकती। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी के नेता अभी कुछ दिनों पहले महिलाओं में रश और चाशनी ढूंढने की बात कर रहे थे। कभी इनकी पार्टी के नेता महिलाओं को टंचमाल और आइटम कहकर संबोधित करते हैं। इनकी पार्टी के रणदीप सुरजेवाला जी हमारी पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री अभिनेत्री के अंतर वस्त्रों तक चले गए। तो जो लोग महिलाओं के विषय में इस प्रकार की जो भावना रखते हैं वो महिलाओं का उत्थान करें। महिलाओं के मामले में उत्थान के लिए पहले महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। महिलाओं के मामले पे गलत बयानी नहीं। आपकी पार्टी के जब बयान निकलेंगे तो बात बहुत ही दूर तक चली जाएगी। बयानों से इतर आइए। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर कोई गलत बयानी अब मैं हमने महिलाओं के लिए क्या कार्य किया है उस पे आ जाती हूँ। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2010 में राज्यसभा में पास हो चुका था, लेकिन लोकसभा में मनमोहन सिंह जी की सरकार उसे चाहती तो पास करा देती। क्या उन्होंने कराया? उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देके धुएं से निजात दिलाने का कार्य, जो कि एक बहुत बेसिक नीड है किसी भी महिला की गांव में रहने वाली, किसने किया? मोदी जी ने। शौचालय का निर्माण कराना किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी, क्या उन्होंने किया? मुद्रा योजना में 11 करोड़ के लोन दिए गए हैं, जिसमें से 55% महिलाओं को दिए गए हैं। उसके अलावा लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, सुकन्या समृद्धि, सेना में परमानेंट कमीशन, 3 तलाक की समाप्ति करना। आपने देखा अभी जो हमारी गणतंत्र दिवस और उसकी स्वतंत्रता दिवस की जो परेड्स थी, उसमें भी आपने देखा कि हर इकाई में महिलाओं ने अपना योगदान दिया। वो सब दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति काम करने को लेकर, सम्मान को लेकर पार्टियां दावे करती हैं, और ये तो चुनाव का समय, यहाँ तो दावे का जो प्रतिशत है वो 4, 5, 10 पता नहीं कितने गुना तक पहुंच जाता है। रविंद्र दुबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। दुबे जी, आपके पास आ रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन, चूंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बहुत कोशिशें चुनाव आयोग ने की, हमारी भी अपील लोगों से है और राजनेता भी बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन इंदौर की अगर बात करें तो अपेक्षाकृत वोटिंग थोड़ी कम नजर आ रही है। 11% के आसपास, 11.25 के आसपास अभी वोटिंग परसेंटेज पहुंचा है। क्या कांग्रेस का कैंडिडेट का ना होना ये बड़ा कारण आप यहां समझते हैं, या फिर और भी बहुत कारण दिखाई देते हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होने की वजह से थोड़ी नीरसता है, चुनाव प्रचार में भी वो गर्मी नहीं आई। जैसे देखिए, मुद्दे होना चाहिए और थोड़ा सा रोचकता होना चाहिए कि जीत हार अपनी जगह है, लेकिन इलेक्शन लोकतंत्र में रोचकता सबसे बड़ी विषय है। तो जिस तरीके से ये बात सामने आई कि भाई कांग्रेस के उम्मीदवार ने अंतिम दौर में नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब कांग्रेस जरूर इसको नोटा का अभियान बना रही कि नोटा इसमें का उपयोग किया जाए, नोटा के लोग वोट करें। यदि कांग्रेस के समर्थक नोटा को वोट करते हैं या एक मैसेज देते हैं, कम से कम यदि मान के लिए चलिए 50,000 या 60,000 से ऊपर कुछ लोग यदि वोट करते, तो इंदौर पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश करेगा। देखिए, इंदौर ने हमेशा एक संदेश दिया, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे लोकतंत्र को लेकर, अलग अलग मौकों पर इंदौर ने हमेशा एक अच्छा संदेश दिया है। तो इंदौर ने ये भी बताना चाहेगा कि नहीं, राजनीति में सत्ता और विपक्ष दोनों होना चाहिए, लोकतंत्र में दोनों की उतनी उपयोगिता है। जीत हार का मार्जिन कितना भी हो, देखिए पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी को 10 लाख वोट मिली थी, तो कांग्रेस को 5.5 लाख से कुछ ज्यादा वोट मिली थी। इसका मतलब है कि वहां का आदमी लोकतंत्र को, सत्ता और विपक्ष को पसंद करता है, इस तरीके से नीरस नहीं होने देना चाहता। देखिए, कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम वापस लिया और जिस तरीके से उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ले, तो मैं संदेश किया कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के पीछे हो सकती है, योजना भाजपा का षड्यंत्र हो सकता है। ये वो कांग्रेस के उम्मीदवार की स्वेच्छा है, देखिए वो अपनी स्वेच्छा से गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र में नीरसता का असर हमको मतदान में भी दिखेगा।
हालांकि 2019 में वहां 17% से कम वोटिंग हुई थी और पूरे 8 सीटों में देखें तो सबसे कम वोटिंग 69% वोटिंग इंदौर में हुई थी, बाकी जगह 75% से ऊपर वोटिंग हुई थी। तो हमको ये देखना है क्या वो 69% का वोट का प्रतिशत जो 2019 में इंदौर में हुआ था, क्या वो वह आंकड़ा को छू पाएगी या उससे भी कम वोट होगा? ये सबसे ज्यादा रोचक बात देखने को आती है। और इंदौर का जो मतदाता है जो भारतीय जनता पार्टी की विरोध में मतदान करना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि नीतियों से नाराज होकर वोट करना चाहता है, वो किसको वोट करता है? नोटा को करता है, बहुजन समाज पार्टी को करता है, या स्वतंत्र उम्मीदवार हैं जो उनमें से किसी को करता है? हालांकि वहाँ 14 उम्मीदवार थे, कांग्रेस के नामांकन वापसी हो जाने के बाद 13 उम्मीदवार बचे। लेकिन इंदौर की सीट को लेकर थोड़ा रोचकता ये है कि इंदौर की जनता, इंदौर का मतदाता पूरे देश में क्या संदेश देगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। और ये इस पर भी रिएक्शन ललित मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता जी से लेना बनता है। संगीता जी, ठीक है, नोटा एक अलग विकल्प के तौर पर आया था, अगर आपको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है तो आप नोटा को वोट कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में नोटा का अर्थ ही बदल कर रख दिया, वोटिंग परसेंटेज भी इसकी वजह से कम रह रहा है। देखिए, अर्थ क्यों बदला? क्योंकि जो हमारा कमिटेड वोटर है वो तो वोट करना चाहता है, तो वो किसे वोट करेगा जब हमारा कैंडिडेट ही हमारे पास नहीं है? जो कमिटेड वोटर्स की बात कर रही हूं मैं, तो वो जाएगा। तो उनके लिए हमने नोटा ऑप्शन दिया है कि आप नोटा पर जाइए, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही इस ऑप्शन को दिया है। नन ऑफ द अबाउ, लास्ट में यही ऑप्शन है कि आप जब आप किसी कैंडिडेट को पसंद ना करें तो लास्ट में आप नोटा कर। तो इसमें ऐसा होगा, खजुराहो में तो आपने ऐसा नहीं किया, खजुराहो में तो किसी अन्य पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया आपने। देखिए, वहां हमारा कैंडिडेट ही नहीं था ना, ये सपा को सीट दी थी हमने। हाँ। हमारे गठबंधन की सीट थी वो। हाँ, तो इसमें हमने इंदौर के लिए जो किया है उसमें ये होगा कि जो कमिटेड वोट है हमारा कांग्रेस का, वो जाएगा तो नोटा को करेगा, या फिर कुछ वोटर्स है जो घर से ही नहीं निकलेंगे, वो बोलेंगे देने से क्या मतलब है, बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होता है और कांग्रेस का कैंडिडेट भाजपा में जा चुका है, तो वोट देने से क्या मतलब है। तो कुछ लोग घर से ही नहीं निकलेंगे, ऐसी उदासीनता वहां पर देखी जा सकती है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जिस अक्षय बम को अपनी पार्टी में लेकर आए हैं, अभी मैं बयान सुन रही थी उनके, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का ही सिक्का खोटा था। तो अगर वो कांग्रेस का सिक्का खोटा था तो आपने अपनी पार्टी में उसे क्यों ले लिया? आज आप उसे अपनी पार्टी में लेने के बाद खोटा सिक्का कह रहे हैं, कल उसे दल बदलू कहेंगे, परसों उसे विभीषण कहेंगे, तो तरह तरह के नामकरण आप उसके करेंगे। और आपने ही दबाव बनाकर 17 साल पुरानी केस पर आपने उस पर हत्या का केस लगाकर दबाव बनाकर उसे अपनी पार्टी में ले लिया। तो ये देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? क्या संदेश जा रहा है पूरे देश में कि भाजपा ने इंदौर का कैंडिडेट, जबकि भाजपा खुद कहती कि हम तो जीतने वाले थे। जब आप जीतने वाले थे तो आपने ऐसा हत्या क्यों की लोकतंत्र की? आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, उनके सांसद ये कह रहे हैं कि 400 पार ले आओ, संविधान खत्म कर देंगे, संविधान की प्रतियां जलाने वाले। तो मुझे लगता है कि देश ने इस बार मूड बदल लिया है और मूड बदलने के बाद वो कांग्रेस को लेकर आने वाली है। मैं वंदना जी की बात का जवाब भी देना चाहती हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दे दो, क्योंकि वंदना जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की महिलाओं को लेकर और हमारे नेताओं के बयान दिए। तो मुझे लगता है वंदना जी इस बात से अछूती हैं कि भुवनेश्वर की एक छात्रा के साथ भाजपा के 2 आईटी सेल के नेता रेप कर देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। मोदी जो प्रज्वल रेवन्ना है जो कि रेपिस्ट है, उसके लिए वोट मांगते हैं और इन्हीं के भाजपा सांसद महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। मुझे लगता है वंदना जी को बयानों से छोटी लगती है ये रेप और गैंगरेप की घटना है। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले कि जो आपने पर्याप्त जवाब दिया। वंदना जी बहुत देर से कहना चाह रही हैं। ठीक है, उन छोटे छोटे 27 साल पुराने बयानों को सामने आज है ना प्रज्वल इनका सहयोगी, पहले तो आपका रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है ना। आज तो उनका है, आज हमारा अक्षय बम नहीं है, आज तो प्रज्वल उनका है ना, उनके साथ है ना। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कल वो पाप कर रहा था तब आपने उसको अपने साथ रखा, तब उसके पाप मुक्त थे। कैसी बात कर रही है संगीता जी, इतनी वरिष्ठ है अपने। सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ बैठा ले और उन्हें वॉशिंग मशीन में धो दे। आज प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार प्रज्वल बहुत पहले से ये कर रहा है, आप भी उनके सहयोगी रहे। मैं रोक रहा हूँ आपको। वंदना जी प्लीज, आप कुछ कहना चाहती हैं? संगीता जी रुकिए प्लीज। देखिए संगीता जी ये काफी फिर देखिए आपको नोटा करे दे रही है हम लोगों को। रुकिए वंदना जी प्लीज। बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि अपनी बातों में खुद उलझती दिखाई दे रही है। सुनिए तो सही, देखिए नोटा, संगीता जी प्लीज, आपके बड़े धैर्य से अब तक संगीता जी ने सभी बातों को सुना है। मैं उम्मीद करता हूँ संगीता जी आप आगे भी सहयोग करेंगे। सुनिए ना, आ रहे संगीता जी, आ रहे सुनिए। संगीता जी अगर रेप कर ले तो छोटी बात है, और कांग्रेस संगीता शर्मा जी, अरे 4 तारीख के लिए ऊर्जा बचा के रखिए भाई।
4 तारीख में हमें इतनी जरूरत पड़ने वाली है आपकी। प्लीज प्लीज संगीता जी प्लीज, आप देखिए इतना स्मित मुस्कुराहट के साथ जवाब देती हैं। अब सुन लीजिए वंदना जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए इनकी उत्तेजना और इनकी जो ये जो आक्रामकता है यही बता रही है कि ये हार रहे हैं, और इसीलिए ये उत्तेजना, ये जो एक्साइटमेंट है वो इनके चेहरे पे, इनकी बातों में नजर आ रहा है। देखिए नोटा के विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगी। देखिए ये किस तरह से बीच बीच में एक वरिष्ठ प्रवक्ता होकर बीच बीच में टिप्पणी कर रही है। देखिए नोटा के विषय में ये जनता में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश कर रही है। तो मैं बता दूं कि नोटा का जो कंसेप्ट है वो जनता में बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होगा। नोटा का कंसेप्ट ये है कि अगर नोटा नंबर 1 पे आता है, कोई प्रत्याशी द्वितीय स्थान पर आता है और उसके बाद कोई तृतीय स्थान पर आता है, और अगर नोटा सबसे ज्यादा वोट्स पाकर विजयी होता है तो तीसरे नंबर के प्रत्याशी को विजेता माना जाता है। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि जो प्रत्याशी द्वितीय स्थान पर आ रहा है उसकी बजाय वो जीते जिसको कम वोट मिले हैं? और ये लोकतंत्र और संविधान के नहीं, कुछ कंसेप्चुअल गलत है आप वंदना जी, कंसेप्चुअली गलत है। यही कॉन्सेप्ट है। नहीं रुक रहे, रविंद्र दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देखिए उन्होंने सिर हिला दिया। रविंद्र सर, ये नोटा वाला मसला जरा क्लियर करिए, क्योंकि इसकी काउंटिंग कोई वैल्यू, हाँ प्लीज। हाँ, नोटा से जीत हार में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। यदि 100 वोट पड़ते हैं और 1 वोट यदि बीजेपी को मिलेगा तो वही जीता माना जाएगा, 99 वाला जीता नहीं माना जाएगा। हाँ, क्योंकि वो हमें राइट टू रिजेक्ट के तहत मिला हुआ है, सिर्फ लोगों की नाराजगी को लेकर। ठीक है वंदना जी, किसी और पोर्शन को लेकर अंशिका हमारे साथ जुड़ गई है। अंशिका हमारी सहयोगी पार्टी वंदना जी, अगर ये कह रही है कि नोटा को वोट डालिए, तो नोटा को वोट डालने मतलब आप समझिए कि अपना, अगर वो चाहते तो वहां किसी प्रत्याशी को समर्थन दे देते। इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्या वो एक प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे सकते थे? अक्षय, अरे कहा आप तो कह रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव तो कह रहे हैं टेम्पो में भर के जाएंगे। कहाँ बड़ी पार्टी, क्या बात कर रही है संगीता जी? आप आज क्या बात है, मतलब आज आप बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। ये लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं भी। अरे संगीता जी, आप अगर जोर जोर से बोल सकती है तो आवाज ऊंची करना मुझे भी आता है। देखिए महिलाओं के विषय में आप बात मत किया करिए। आपकी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष पर यौन उत्पीड़न का आरोप है और आपने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर रखा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ठीक, अंशिका सवाल लेंगे भाई, अब रोक देते हैं, अब इसको यहाँ रोक देते हैं। पहचान उजागर दोनों देखिए, आप गलत नहीं, देखिए मैं कितना दुर्बल नजर आ रहा हूँ। 3 मात्र शक्ति जो है, महिला शक्ति, मुझे मेरी बात ही नहीं सुन रही। अंशिका जी सवाल पूछेंगे भैया, आप रुक जाइए। अंशिका प्लीज। नहीं, शुक्रिया ललित। नहीं वंदना जी, मेरा सवाल ये है कि नोटा का मुद्दा भी उठा दिया गया, सारी चीजें उठा दी गई, लेकिन बावजूद इसके इंदौर में अभी उम्मीद के हिसाब से परसेंटेज कम क्यों चल रहा है वोटिंग का? देखिए अभी तो वोटिंग स्टार्ट हुई है, अभी तो काउंटडाउन शुरू हुआ है, शाम होते तक देखिएगा क्या होता है। और रही बात इंदौर की, तो देखिए इंदौर, मालवा, निमाड़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ हमेशा विजयी होती रही है और आगे भी आप देखिएगा 4 तारीख को रिजल्ट्स में, नतीजों में आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स वहाँ पर जीतते हुए दिखाई देंगे। और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी ने देश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए विशेष सौगातें, विशेष योजनाएं हमेशा लाई हैं। जब वो मध्य प्रदेश आए हैं कुछ ना कुछ नई योजनाओं के साथ। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, यूं ही नहीं कहा जाता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए आपसे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता पूछते हैं कि आपके सांसद कहां गायब हो गए, आप फिर मोदी कार्ड ले आई। देखिए सांसद, जो भारतीय जनता पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ का हर सांसद, विधायक, यहाँ का हर प्रतिनिधि एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता भाव से कार्य करता है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ परिवारवाद और तुष्टीकरण की पार्टी नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी सांसद के प्रत्याशी हैं, वो मोदी जी की गारंटीज पर, कमल निशान पर, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल पर चुनाव लड़ रहे हैं। सारे कमल के प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव वाला पैटर्न लग रहा है क्या लोकसभा में? देखिए विधानसभा चुनाव भी इसी पैटर्न पे लड़ा गया था, मोदी की गारंटी पे लड़ा गया था। इसमें से 6 या 7 सांसदों को उन्होंने लोकसभा में उतारा था, उसमें से 2 हार गए थे। इसी तरीके से तो उन्होंने अभी जो 29 में से मात्र 13 सांसद ऐसे जिनको रिपीट किया है, बाकी के लोगों को उन्होंने 6 को बिल्कुल नया चेहरा दिया। इस तरीके से 11 उम्मीदवार जो ऐसे हैं जो पहली बार लोकसभा में आए, तो
तो भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है या उनका कहना है कि भाई हम सारे कैंडिडेट मोदी के नाम पर जीतेंगे, मोदी की गारंटी के नाम पर जीतेंगे, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर जीतेंगे, तो जो 2 या 3 बार से या 4 बार से जो सांसद जीत रहे हैं लगातार, वो भी एक ही बात कह रहे हैं कि हमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसका मतलब है कि उनका टोटल जो चेहरा है वो मोदी जी का विकास का नारा कह रहे हैं कि देश का विकास करना, प्रदेश का विकास करना, इन तमाम मुद्दों पर लेके आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड में जैसे हम बात करते हैं कि भाई ग्राउंड लेवल पर इस बार बात करने पा रहे हैं, जिन 3 चरणों में जहां मतदान हो गया है वहां के मुद्दे अलग हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ इस बार पहली बार ऐसा सामने सुनने को आ रहा है कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, किसानों के इश्यूज मुद्दे हैं, किसानों को एमएसपी का मुद्दा दिएगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे लाडली लक्ष्मी का प्रचार किया था विधानसभा में, जिसके कारण सफलता मिली, तो वो लोकसभा चुनाव में गायब। देखिए जिसका वोट परसेंटेज बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला, वो खुद कहती थी कि 1,31,00,000 लोगों को हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में वो मुद्दा गायब है, कहीं पर भी इसकी चर्चा सुनने को नहीं मिली है। देखिए इसको लोकसभा में 2 चीज चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि मोहन यादव के कार्यकाल का भी तय होना है, शिवराज सिंह का चेहरा भी प्रदेश मतलब उनका भी एक तरह से एग्जामिनेशन है। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं सर, इस वक्त ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, पटना की ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और लंगर में वो खाना परोस रहे हैं जैसा कि आपने देखा। और आज ही हालांकि वाराणसी में उनका एक रोड शो भी होना, और उससे पहले पटना में इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और खाना परोस रहे हैं। पटना से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं सेवा करते हुए पटना के साहिब गुरुद्वारे में पीएम मोदी मौजूद हैं। उन्होंने इससे पहले मत्था टेका था और उसके बाद अरदास भी लगाई है, लंगर खाया और अब यहां पर सेवा करते हुए पीएम को आप देख रहे हैं। बिहार दौरे का दूसरा दिन है पीएम का और पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे वो पहुंचे, उन्होंने मत्था टेका और अब वो सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम यहां मौजूद हैं और उन्होंने सुबह सुबह ही दर्शन कर लिए थे और साथ ही मत्था टेक लिया था, अरदास की और लंगर भी उन्होंने खाया। अब सेवा की बारी है। पीएम यहां करीब 20 मिनट रुके हुए थे, जब उन्होंने मत्था टेका वहां पर थोड़ी देर बैठे रहे और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि कई ऐसे तमाम जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की सेवा भाव को देखने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रविशंकर प्रसाद। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। आगे भी इस देश की जनता मोदी जी के हाथ में इस देश की बागडोर सौंपना चाहिए। पीएम मोदी ने आज कहा है कि देश में आंधी चल रही है और 400 पार निश्चित ही होगा। 100% 400 पार सीट आएगी। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट आएगी। इंदौर में एक नोटा को लेकर एक कांग्रेस मुहिम चला रही है, आपको भी दिख रहा है नोटा वाला, सब वोट डालने जाएंगे। इंदौर सकारात्मक शहर है, नकारात्मक शहर है। पूरा 29 की 29 एमपी में पूरी 29 की 29 और इंदौर कम से कम 10 लाख से ज्यादा वोट से जीते। कैलाश विजयवर्गीय जो बता रहे हैं कि पूरी 29 सीटें एमपी में जीतेंगे और एक नया इतिहास इंदौर में बनेगा। 10 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी यहां पर जीतेगी और नोटा का तस्वीर उस वक्त की भी दिखा रहे हैं आपको जब पीएम ने मत्था टेका और पटना साहिब वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा भी की है। उनके साथ अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे और रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे और देखिए आम लोगों से मिलते हुए आम लोगों की भीड़ यहां पर दिखाई दी जैसे ही वो बाहर निकले। और देखिए कैसे सेवा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। बिहार के दौरे पर आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रविशंकर प्रसाद भी पीएम के साथ गुरुद्वारे गए थे और पीएम के साथ अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। पटना साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करते और मत्था टेकते और सेवा की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि पीएम का ये डाउन टू अर्थ नेचर जो है, व्यक्तित्व जो है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद है और ऐसे में यही चीज देखने के लिए आप देखिए कितने लोग इकट्ठा हो गए हैं यहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। तो वाकई और जिस तरह से ये तस्वीरें निकल कर, ये अलग अलग तस्वीरें न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और बाकायदा जो एक सेवा कार्य होता है वो उन्होंने किया, मत्था भी टेका, आशीर्वाद लिया और इसके बाद लंगर में जो लोग पहुंचे हुए थे
उन्हें खाना भी परोसा। सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुद्वारे में तो मौजूद हैं ही, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने रोड शो किया था और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी प्रधानमंत्री का पटना में रोड शो हुआ हो। उसके बाद आज की तस्वीर देख रहे हैं, पीएम के दौरे की तस्वीर, दूसरा दिन है और दूसरे दिन पीएम गुरुद्वारे में मौजूद है। काफी ज्यादा उत्साह लोगों के बीच प्रधानमंत्री को लेकर देखा गया। प्रधानमंत्री के रोड शो में भी हुजूम यहां पर लोगों का देखने को मिला और कई लोग इकट्ठा हुए पीएम की झलक पाने के लिए, सिर्फ एक झलक के लिए। और गुरुद्वारे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां छोटे बच्चों से मुलाकात करते हुए भी पीएम नजर आए और ये प्रसाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। गुरुद्वारे वो पहुंचे और उन्होंने यहां पर प्रसाद भी लिया, सेवा भी की, मत्था भी टेका, कुछ समय यहां पर रुके भी रहे पीएम। और आज ही चूंकि पटना के बाद उनके वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है और इससे पहले उन्होंने हालांकि न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव, मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी न्यूज़ 18 को दिया नामांकन से पहले। उसमें भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, वो भी आगे हम आपको दिखाएंगे। और इस बीच अब सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी एक सेवादार की तरह। जो जिम्मेदारियां, ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था जो सिख समाज की रहती है। हर कोई यहाँ पहुँचता है, मेहनत करता है, सबके जिम्मेदारी तय होती है। और ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुँचे और ये तस्वीरें, उन्होंने जो लंगर चलता है उसमें खाना भी परोसा, लोगों से मुलाकात भी की, छोटे बच्चों से भी मुलाकात की। जब वो जहाँ रहें तब वो उसी अंदाज में आपको नजर आएंगे। अगर गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने वालों से मिल रहे हैं तो वो खेल के शौकीन आपको नजर आएंगे। साइंस एग्जीबिशन में जाएंगे तो विद्यार्थी बन जाएंगे। और अब पटना साहिब गुरुद्वारे वो पहुंचे हुए हैं, आशीर्वाद उन्होंने लिया, मत्था टेका और उसके बाद जो सेवा कार्य होते हैं लंगर से जुड़े हुए, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। बिल्कुल, और पीएम ने यहाँ पर रोटी भी बनाई, उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने रोटी बनाई और साथ ही यहाँ पर सब्जी बनाई और उसके बाद सेवा की है, लोगों को परोसा है, यहाँ पर लंगर में खाना परोसा है। आज बता दें कि बेहद खास है बिहार के लिए, पटना के लिए, क्योंकि आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और इस चरण में हाई प्रोफाइल सीटें हैं, दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। लगातार मतदान होगा 6 बजे तक और उससे पहले पीएम मोदी का ये भक्तिमय नजारा, भक्तिमय रूप आप देख रहे हैं जब वो गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने मत्था टेका, फिर उन्होंने सेवा भी की। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगा। भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिखा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है, चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस
निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है, और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए, और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। ये मेगा कवरेज लगातार जारी है और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। लगातार चर्चा हो रही है कहां कितने प्रतिशत मतदान हो रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े और गेस्ट भी हमारे मेहमान और मेरे सहयोगी ललित प्रजापति भी सीधे इलेक्शन सेंटर से हमारे साथ जुड़े हैं। संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता और रविंद्र दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ललित भी। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल, और लगातार हम चर्चाएं भी कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रोटी भी बना रहे थे और एकदम गोल गोल बना रहे थे। गोल का जब जिक्र आता है तो सेल्फ गोल का जिक्र आता है, और सेल्फ गोल का जिक्र आता है तो कांग्रेस का जिक्र आ जाता है। रविंद्र दुबे साहब, बयान ठीक है वो किसी भी रेफरेंस में दिए गए हों, लेकिन उन बयानों को खेलने का जो बीजेपी का तरीका है बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ, और ये नुकसान कांग्रेस को हमेशा उठाना पड़ता है। दुबे सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पास एक संगठन है और एक जो उनके पास उन्होंने एक सूचना तंत्र बना लिया है। पिछले कई सालों में एक सूचना तंत्र बन गया है। उनके पास जो व्हाट्सएप का ग्रुप बने हुए हैं, वो एक ग्रुप यदि सुबह 10:30 बजे उनका ग्रुप से चलता है तो 11:30 बजे तक हमारे फैमिली ग्रुपों तक वो संदेश पहुंच जाता है। देखिए, हम राजनीति कर रहे हैं तो ये दो टीम काम करती है, तो सामने वाली टीम बहुत अच्छा करती है, लगातार अच्छा करती है, तो जो टीम लगातार हारती है वो सामने वाली टीम से सीखती है। खेल भावना इसी को कहते हैं। यदि आपको अपने में सुधार करना है, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीति में भी सबसे पुरानी पार्टी है, और उसके पास देखिए उसने शासन भी किया, लेकिन उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया जैसा अपडेट भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में अपने आप से कर लिया है। और वो यदि कोई संदेश, देखिए वो संदेश खाली को मुद्दा बनाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस मणिपुर को मुद्दा बनाने में सफल नहीं हो पाती। यदि कोई बयान राजीव गांधी देते हैं या कांतिलाल भूरिया देते हैं या उनके कोई और नेता देते हैं, चाहे वो सैम पित्रोदा दें या वो और कोई मणिशंकर अय्यर दें, तमाम नेता जो बयान देते हैं और उसको लेकर बयान को लेकर जिस तरीके से उनका राष्ट्रीय स्तर का नेता से लेकर मंडल स्तर तक का नेता एक जवान से बोलता है, वो तमाम बातें लेकर आता है। कांग्रेस को इन तमाम चीजों को सीखना चाहिए राजनीति में। इसी चीज का खामियाजा रविंद्र जी कांग्रेस हमेशा चुनाव से पहले भुगतते आई है। संगीता जी, ये बात तो रविंद्र जी ने सही कहा कि बीजेपी मुद्दा बनाने में कामयाब हो जाती है। बीजेपी के हर नेता एक ही सुर बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसी एकजुटता नहीं दिखती और यही कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमजोर करती है। देखिए अंशिका जी, कांग्रेस बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस का केवल एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों को टीवी चैनल पर बड़े मजबूती के साथ दिखाया जाता है, परंतु कांग्रेस के नेताओं का बयान दिखाया नहीं जाता है। जैसे जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महिमा मंडी किया जा रहा था। अंशिका जी मैं जो कह रही हूँ, अभिव्यक्ति सैम पित्रोदा के बयान पे क्या कहेंगे? उन्होंने वन वर्ड कहा, नो कमेंट्स। हाँ बिल्कुल, नो कमेंट्स, क्योंकि हम से सैम पित्रोदा के बयान पर क्या कहेंगी? नो कमेंट्स। अंशिका जी मेरी बात तो सुन लीजिए,
मैं यही कह रही हूँ कि जिस तरीके से पूरे देश के मीडिया में प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडित किया जा रहा है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश जी की बात को दिखाया नहीं जाता है। हम अगर उन्हें कहीं सुनते हैं तो सुनते हैं केवल सोशल मीडिया पर। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि संसद के अंदर तक हमारे नेताओं के माइक को म्यूट कर दिया जाता है जब हम बयान देने के लिए जाते हैं। आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार अभी मणिपुर पर बात कर रहे थे, मैं मणिपुर पर भी बता देना चाहती हूँ कि देश के चैनलों ने उन नग्न अवस्था में घुमाए गए भाजपा कार्यकर्ता द्वारा जिस बेटियों को उनके साथ इतना बड़ा शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ, वो टीवी पर नदारद रहा। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे उठाया। मैं आपको बताती हूँ, भाजपा के सांसद ने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। हमारी महिला पहलवान जो कि देश का नाम रोशन करती है, उनका यौन शोषण किया, परंतु उनके बेटे को आज सांसद का टिकट दे दिया गया है। मैं आपको बताती हूँ, IIT भुवनेश्वर की एक छात्रा को भाजपा के 2 IT सेल के नेता रेप कर देते, गैंग रेप कर देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और प्रधानमंत्री जी प्रज्वल रेवन्या के लिए वोट मांगते हैं, एक रेपिस्ट के लिए जो कि देश के अंदर 2900 महिलाओं को यौन शोषण कर चुका है, 400 महिलाओं का रेप कर चुका है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसे वोट दो तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा। तो जब देश का प्रधानमंत्री ही इस तरीके की बात करेगा तो देश की जनता क्या सुनेगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे बयान दिए। कांग्रेस की भी बात किया करिए, कांग्रेस की विकास की योजनाओं की बात किया करिए, कांग्रेस आगे जनता के लिए क्या मुद्दे लेके आने वाली उसके बात करिए। आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है, भाजपा का महिला मंडल मत किया करिए। भाजपा की प्रवक्ता मैं हूँ, भाजपा की बात मैं करूंगी, प्रधानमंत्री जी की बात मैं करूंगी। आप राहुल गांधी जी की बात करिए कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो क्या करेंगे। आप अपनी विकास की योजनाएं बताइए, महिलाओं के लिए क्या करेंगी वो बताइए, जनता के लिए क्या करेंगी वो बताइए, किसानों के लिए क्या करेंगी वो बताइए। आप पास्ट में मत जाइए, फ्यूचर की बात करिए। देश को कैसे सबसे बड़ी बनाएंगे उसके वंदना जी, आप नेहरू तक चले जाए और वो बेचारे पास्ट में भी ना जाए, ये तो गलत है। ना 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 ना, आप बात पे नेहरू ले आए और कांग्रेस 10 साल भी पीछे ना जाए। ठीक है, चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। वंदना जी, रतलाम झाबुआ सीट, ठीक। संगीता जी, संगीता जी, नेताओं की बात करते अपनी पार्टी ट्रेनिंग सेंटर में 1-2 चीजें सिखा दी गई है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी। वंदना जी, बस रतलाम झाबुआ सीट, अरे रतलाम झाबुआ सीट पर क्या चिंता है बताइए। वंदना जी, रतलाम झाबुआ सीट पर क्या चिंता है आपके पास? देखिए, पहली बार तो नहीं ललित जी, अभी आप जो एक मनोरम दृश्य दिखाया था कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे चैनल के माध्यम से एक मनोरम दृश्य दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी लंगर में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, वो दर्शाता है। चलिए थोड़ी देर अपन पानी पी लेते हैं सब। चलिए अंशिका प्लीज। नहीं, अगर इस तरीके से वाकई में हम चर्चा करेंगे तो जो सुनने वाला है उसको भी समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। और ऐसे ही टीवी पर संगीता जी बात मानती है हमारी भाई। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करें अंशिका। ठीक है, अब मैं अंशिका जी और ललित जी से वापस से आएंगे, चर्चा करेंगे। नामांकन से पहले पीएम मोदी का इंटरव्यू, हम कामदार हैं, वो नामदार हैं, हम गालियां सुनकर बड़े होते हैं, हम गाली प्रूफ बन चुके हैं, गालियों से ऊर्जा मिलती है, जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना खिलेगा। पीएम ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का। क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, वे नामदार है, और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते बड़े हुए हैं, और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और मैं तो कहता हूँ, लोग मुझे कभी पूछते मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है, लेकिन उस कविता का भाव ये था कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूं और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूं।
और दूसरा मैं कहता हूं कि जितनी गंद उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे जी, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये आप सुनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। काम हो उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला। इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी। उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी और यहाँ की जैसी हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद